जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ गया हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी तरह से यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हम आंसर वहाँ पे लिखेंगे। अच्छी तरह से देखिए, जैसे हमने कितना सुंदर से साफ से लिखा है, इस तरह से आप आंसर को लिखते हैं तो आपको एकदम 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे ही। तो जैसे हम लिखे हैं, देखिए कैसे लिखना है और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन कि परासरणी दाब की परिभाषा दें, सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अनुसंख गुणधर्म है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैक उठाकर ये कितना बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परासरणी दाब की परिभाषा। तो परासरणी दाब की परिभाषा में क्या कहा गया है कि वह दाब जो परासरण के रोकने के लिए आरोपित बाह्य दाब के बराबर हो जाए। वह दाब जो परासरण को रोकने के लिए आरोपित बाह्य दाब के बराबर हो जाती है, परासरणी दाब कहलाती है। ये आपको लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो परासरणी दाब को निश्चित ताप पर सांद्रण, मैंने बोला कि परासरणी जो दाब है यानी कि परासरण दाब जो है आपका निश्चित ताप पर सांद्रण का एवं स्थिर सांद्रण पर ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये बात कहा गया है, यानी कि परासरण दाब जो होता है, परासरणी दाब जो होती है निश्चित ताप पर सांद्रण का एवं स्थिर सांद्रण पर ताप के समानुपाती होते हैं। अर्थात कहने का मतलब पाई समानुपाती सी और पाई समानुपाती टी, और इन दोनों को आप समीकरण 1-2 मान लीजिए और इन दोनों समीकरण को लिख दीजिए कि समीकरण 1 तथा 2 से लिख दीजिए। और इसके बाद में ये दोनों तो पाई ही हैं तो पाई लिख दीजिए, और दोनों में समानुपाती का चिन्ह है तो यहाँ पे समानुपाती चिन्ह, इसमें सी है इसमें टी है, तो क्या हो जाएगा सी टी हो जाएगा, मिला दिया गया। अब क्या हो जाएगा, जब समानुपाती का सिंबल हटता है दोस्तों, तो जब समानुपाती का सिंबल हटता है तो एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए सी का मान होता है दोस्तों n/v होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा था, ये आपका सूत्र हो गया, या फिर ये भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन चीज़ क्या है इसको देखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि n मोलों की संख्या को दर्शाएगा, r जो होता है गैस स्थिरांक को दर्शाएगा, और यहाँ पे t जो है आपका ताप दर्शाएगा, और पाई जो होगा आपका परासरणी दाब को दर्शाएगा, और v जो होगा आयतन को दर्शाएगा। यही तो अब यहाँ पे लास्ट में लिख देना है कि अतः परासरणी दाब मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए यह अनुसंख गुणधर्म को दर्शाता है। अनुसंख गुणधर्म है, बस ये लिख देना है, 5 नंबर का काम हो गया। कितना आसान है भाई, 5 नंबर लेना आराम से आप ले सकते हैं, थोड़ी सी आप ध्यान देते हैं तो बस एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, परासरणी दाब की परिभाषा से सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अनुसंख गुण धर्म है। तो इसका परिभाषा बताया है परासरणी दाब की, वह दाब जो परासरण रोकने के लिए आरोपित बाह्य के दाब के बराबर होता है ना, वो परासरणी दाब कहलाता है। तो परासरणी दाब निश्चित ताप के सांद्रण का एवं स्थिर सांद्रण पर ताप के समानुपाती होता है। बस ये पाई समानुपाती सी या पाई समानुपाती टी, दोनों को समीकरण को मिलाएंगे, पाई समानुपाती सी टी हो जाएगा, पाई बराबर सी आर टी हो जाएगा। सी का मान हम n/v रख सकते हैं, एन मोलों की संख्या दर्शाएगा, आर गैस स्थिरांक दर्शाएगा, टी ताप दर्शाएगा, पी पाई जो होगा आपका परासरणी दाब है, भी जो है आयतन दर्शाएगा। अतः परासरणी दाब मोलन सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए यह अनुसंख गुणधर्म है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे, लोहे के निष्कर्षण विधि के लिखे एवं उनकी रासायनिक समीकरण भी दें। तो इसका आंसर देखिए भाई, कितना आसानी से लिखा गया है कि लोहा के 2 मुख्य अयस्क, एगो है हेमाटाइट, एगो होता है मैग्नेटाइट Fe2O3, और एगो है मैग्नेटाइट का Fe3O4। इसमें एक एक बढ़ा देना है, बस हो गया। हेमाटाइट का Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4, बस यही आपको याद कर लेना है। अब लोहा के निष्कर्षण की विधि को बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम अयस्क को निस्तापित कर लेंगे और जिसके कारण अशुद्धि जो होता है आपका अयस्क से जलवाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जलवाष्प के रूप में जैसे ही गर्म कीजिएगा ना, निस्तापन माने गर्म कीजिएगा आप, जैसे ही आप निस्तापन कीजिएगा तो उसका अशुद्धि जो होता है अयस्क से जलवाष्प के रूप में निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा। और इसमें उपस्थित कार्बोनेट जो होते हैं
जो कार्बोनेट होंगे वो क्या होंगे, अपघटित हो जाते हैं और सल्फाइड जो होते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और निस्तापित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में डाल देंगे, है ना, या धमनी भट्टी में डाल देंगे और ऊपर से उसको गिराएंगे, है ना। और कोक के जलने से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और भट्टी के निचले हिस्सा में, है ना, 1800 केल्विन ताप, 1800 केल्विन तथा ऊपरी हिस्सा में 1800 वाले और ऊपरी हिस्सा में तापमान जो होगा 500 केल्विन होता है। और भट्टी के ऊपरी हिस्से में CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अकारक पदार्थ का कार्य करती है, लेकिन निचले हिस्से में देखा जाए तो कार्बन की अकारक जो है आपका पदार्थ का कार्य करती है। और वात्या भट्टी में कुछ होने वाले जो अभिक्रियाएं हैं वो लिख दिया गया है यहाँ पे देखिए। तो ऊपरी हिस्सा में जो होगा दोस्तों इस तरह से ये अभिक्रियाएं हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये इस तरह से अभिक्रियाएं ऊपरी हिस्सा में होगा, वहाँ भी आपका फेरस ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर फेरस ऑक्साइड को निचले हिस्सा में बना देगा। फिर क्या क्या बनाएगा भाई, तो यहाँ पे आपका लोहा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यही तो आपको शुद्धिकरण करना था ना, फेरस यानी लोहा का। इस प्रकार भट्टी के निचले हिस्से में गलित लोहा के भट्टी को पेंदी के तक पहुँचा देंगे हम। ठीक है, और फिर चूना पत्थर 100 केल्विन तापमान पर अपघटित हो जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है, जो सिलिका के से संयोग करके गलित कैल्शियम सिलिकेट के रूप में धातुमल बना देगा। और उत्पाद जो कच्चा लोहा कहलाएगा, जो उत्पाद वहाँ से आपको प्राप्त होगा वो कच्चा लोहा कहलाएगा, जिसमें 4% कार्बन तथा अनशुद्धियाँ रह जाती है थोड़ी सी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप फेरस इस तरह से आप यानी लोहा का निष्कर्षण कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें, लोहे के निष्कर्षण विधि का लिखें और उनका रासायनिक समीकरण। तो लोहा के 2 मुख्य अयस्क कैसे लिख देना है, हेमाटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है, तो लोहा का निष्कर्षण सबसे पहले क्या करना है, लोहा के निष्कर्षण में बताना है कि सबसे पहले अयस्क को निस्तापित किया जाता है, जिसके कारण अशुद्धियाँ अयस्क से जलवाष्प के रूप में निकल जाता है। इससे उपस्थित कार्बोनेट अपघटित हो जाता है और तथा सल्फाइड जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। अब क्या होगा, निस्तापित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिला लेंगे, वात्या भट्टी में या धमनी भट्टी कहा गया उसको ऊपर से गिराया जाएगा। तो कोक जलने से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और भट्टी के निचले हिस्से में देखा जाए तो तापमान 1800 केल्विन और ऊपरी हिस्से का तापमान देखा जाए तो 500 केल्विन होता है। और भट्टी के ऊपरी हिस्से में कार्बन मोनोऑक्साइड और कारक पदार्थ का कार्य करेगा, लेकिन निचले हिस्से जो होता है उसमें कार्बन ही अकारक पदार्थ के रूप में काम करेगा। वात्या भट्टी में होने वाली जो कुछ अभिक्रियाएं हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है ऊपरी हिस्सा में जो आपका अभिक्रियाएं हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसको अच्छी तरह से आप राइट डाउन कर लीजिए और इसको वहाँ पे इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और निचले हिस्से में देखिए यहाँ पे जो प्राप्त होगा, यहीं से फेरस ऑक्साइड जो है ना, यहाँ से इसको टूट रहा है कार्बन से क्रिया करके, तो फेरस में अलग हो जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में उड़ जाएंगे। तो ये फेरस को क्या करेंगे, वात्या भट्टी के निचले हिस्से में गलित लोहा भट्टी जो होता है ना, लोहा का जो भट्टी होता है वात्या भट्टी होती है, उसके पेंदी तक पहुंचाया जाता है ना, वात्या भट्टी के पेंदी तक पहुंचाया जाएगा लोहा को। और ये चूना पत्थर 100 केल्विन तापमान पर अपघटित हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करेगा, जो सिलिका से संयोग करके गलित कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, है ना, रूप में धातुमल में बना देगा। और प्राप्त उत्पाद कच्चा लोहा कहलाएगा, जिसमें 4% या अनशुद्धियाँ रही जाती है। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन 4 तक बताया। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया था और समुद्री घास के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन हमने बता दिया। इस तरह से 2-2 करके आपको बता देंगे। 2 से 4 दिन के अंदर सब जितने भी PV आए हैं एकदम खत्म कर देंगे। इसको आप देख के याद कर लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए और अपने एग्जाम में जाकर अच्छी तरह से लिख कर आइएगा। ठीक है, 100 में 100 मार्क्स आपको स्कोर करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस तरह से आपको वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।